हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 का जो हाफ ईयरली एग्जाम का 10वीं का पेपर है सोशल साइंस का। वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी मीडियम में फिर भी अवेलेबल हो जाएंगे पेपर, लेकिन इंग्लिश मीडियम के पेपर नहीं अवेलेबल हो पाएंगे। उनका सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, हु वॉज द फादर ऑफ द प्रोसेस ऑफ हु वॉज द फादर ऑफ प्रोसेस ऑफ नेशन स्टेट। देखो, हु वॉज द फादर ऑफ प्रोसेस ऑफ नेशन स्टेट फॉर्मेशन इन जर्मनी। जर्मनी के नेशन स्टेट के फॉर्मेशन का फादर कौन था? ओटोमन बिस्मार्क। ओटोमन बिस्मार्क वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पर्सिया एंड ही यूनाइटेड द जर्मन फ्रॉम द बाई फाइटिंग ए वॉर अगेंस्ट डेनमार्क फ्रांस। डेनमार्क फ्रांस से फाइट करते उसने जो जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था। तो फादर ऑफ द नेशन स्टेट ऑफ द जर्मनी इज द ओटोमन बिस्मार्क। हु लेड द बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल लेड द बारडोली सत्याग्रह इन गुजरात। ओके। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इन म्यूचुअल सिलेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज जो म्यूचुअल सिलेक्शन की जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंटरेक्शन जो प्रोसेस है वी सेल इज द ग्लोबलाइजेशन। सभी का जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ये सिलेक्शन है म्यूचुअल इंटरेस्ट। जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है सभी देशों के बीच में, उस इंटीग्रेशन की प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन ही कहेंगे। ठीक है। हु इन्वेंटेड द मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस was invented by John Gutenberg. Okay. Total geographical area of India. Total geographical India was 32.8 lakh square kilometer. This is the total geographical of India, and this is the seventh largest country of the world on basis of area. एरिया के द्वारा सातों सबसे बड़ा देश है भारत। इन विच कंट्री सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड? राजस्थान इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट द सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। नहीं, रणथंभौर, सॉरी, सरिस्का अलवर में है, सॉरी, भरतपुर में तो वो दूसरा है, पक्षी अभ्यारण्य। सरिस्का इज लोकेटेड इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। वाटर से कितना प्रतिशत पानी घिरा हुआ है? 2/3। 2/3 एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 70% घिरा हुआ है तो 70% होता है, वो 2/3 होता है। विच इज द फॉलोइंग इज द जायद क्रॉप। जायद क्रॉप कौन सी इनमें से? देखो, चावल इज ए रबी क्रॉप, राइस इज ए रबी क्रॉप, मेज इज ऑल्सो ए रबी क्रॉप, एंड मिल्ट इज द खरीफ क्रॉप। दीज आर थ्री द डिफरेंट रबी एंड ए क्रॉप। तरबूज एंड जो वेजिटेबल्स होती है वो जायद होती है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज द नेम ऑफ ब्रुसेल्स। बेल्जियम की जो राजधानी है उसको ब्रुसेल्स नाम है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इन कॉन्क्रेंट। कॉन्क्रेंट होता है समवर्ती सूची। कॉन्क्रेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? लिसन, एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्क्रेंट लिस्ट। कॉन्क्रेंट लिस्ट इज द देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। वन इज द सेंट्रल लिस्ट। इन सेंट्रल लिस्ट, इन दीज सब्जेक्ट्स ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, लाइक डिफेंस इश्यू, इंटरनेशनल इश्यूज। ओके, तो ये इश्यूज है जो सेंट्रल लिस्ट में है, जिस पर कानून केवल स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट कैन मेक द लॉ, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ही केवल कानून बना सकती है। थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट इज द दोज लिस्ट ऑन विच द सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन मेक द पार्लियामेंट। ऐसी जो लिस्ट है उसमें ऐसे विषय हैं स्टेट एंड सेंटर बोथ कैन मेक द लॉ, जिन्हें दोनों मिलके कानून बना सकते हैं किसी पर भी। तो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ओके, इरिगेशन वॉज द कॉन्करेंट, मैरिज ऑल्सो द कॉन्करेंट, बट द फॉरेस्ट इज नॉट द कॉन्करेंट। ऑन द फॉरेस्ट इश्यू only the central government can make the call law. Okay,
Which of the following state the child ratio is less than at 150? It is only the Haryana. Haryana is the lowest sex ratio in India. Of the power, actually it is the soul of democracy. Power sharing. पावर शेयरिंग इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी. पावर को शेयर करना डेमोक्रेसी की आत्मा है. पार्ट पॉलिटिकल पार्टी वन इज ए ग्रुप. दिस इज क्वेश्चन नॉट इन ए प्रॉपर लैंग्वेज. इस क्वेश्चन का सही मीनिंग का पता ही नहीं चल रहा है. ओके. ऑन अप्रैल 1919 द मैस्करेंस ऑफ ए जलियांवाला बाग हैपेंड. जलियांवाला बाग जो है वो 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था. तो ऑन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैस्करे take place. Okay, Jallianwala Bagh massacre take place during the Rowlatt Act in against the Amritsar. Jallianwala Bagh, the people crowd gathered there on the day of Baisakhi. They were silently protesting against the Rowlatt Act. Rowlatt Act is a law in which the government has given the power to arrest any Indian without trial in the court. कोर्ट बिना कोई मुकदमा चले किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती. ऐसे कानून के विरुद्ध में सभा चल रही थी अमृतसर जलियांवाले बाग में. और वैसाखी का दिन था. ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं था कि भी सैनिक यहाँ पर अलग शासन लागू हुआ है. तो जनरल डायर केम देयर एंड विदाउट वार्निंग ही स्टार्टेड टू शूटिंग दोज पीपल्स. तो लॉट्स ऑफ पीपल वर किल्ड एट दैट टाइम. बहुत से लोग उस टाइम मारे गए थे. ईयर 1929 happened. The worldwide Great Depression was at its peak. 1929 को वर्ल्ड वाइड जो ग्रेट डिप्रेशन था वो लिया था. क्यों? बिकॉज दिस इज द पीरियड ऑफ आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड देयर इज द टाइम ऑफ डिप्रेशन. इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम ये था. ओके. राइड ऑफ द अपलिफ्टेड लैंड है ये. अपलिफ्टेड लैंड इन द चंबल बेसन इज प्लेड. Ravines of the Chambal uplifted land is a played. तो ये जो उत्पाद की भूमि है ये चंबल बेसिन में राविन उसको कहा जाता है. एंशियंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कंट्री. देश की जो एंशियंट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द एंशियंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया. सेकेंड इज द एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन इज द सेकेंड एक्टिविटी. ओके. तो दीज आर द टू मेन एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री. एवरेज इनकम ऑल्सो नोन द पर सेप्टा इनकम. एवरेज इनकम ऑल्सो नोन एज द पर सेप्टा इनकम. एवरेज इनकम है वो पर सेप्टा इनकम के नाम से भी जानी जाती है. ये लर्न करना है. जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है. एनडीपी क्या होती है? नेट जो ग्रोस है वो प्रोडक्शन होता है. एनटीपी, जीडीपी. तो ये शब्दावली आपको थोड़ी याद रखनी है. ओके. ऑफ द टेरिस सेक्टर इज कोल्ड. टेरिस सेक्टर ऑल्सो कोल्ड द सर्विस सेक्टर. टेरिस सेक्टर है उसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. It provides the service. Okay, next question. Explain the meaning of referendum. Referendum and plebiscite, these are the same words. Referendum and plebiscites means that a voting held for on a किसी इश्यू पर वोटिंग की जाती है. कॉन्सेप्ट इन्वॉल्वेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें वोटिंग इज डन ऑन एन इश्यू और इश्यू पर कराई जाती है. डायरेक्ट वोट बाय द इलेक्टोरेट ऑन ए प्रोपोजल और ए लॉ. किसी प्रोपोजल और लॉ पर वोटिंग कराई जाती है. ऑन ए प्रोपोजल और लॉ इन विच द ओपिनियन इज आस्क्ड फ्रॉम द पब्लिक से ओपिनियन पूछी जाती है किसी प्रोपोजल और लॉ पर. इट इज नॉट द इलेक्शन टू चूज रिप्रेजेंटेटिव.
रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का ये इलेक्शन नहीं है, इट इज़ द इलेक्शन टू आस्क द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक, कॉमन पीपल ओपिनियन पूछा जाता है। इसके लिए रेफरेंडम या प्लेबिसाइट कराया जाता है। वोटिंग एक प्रकार वोटिंग है, लेकिन वो किसी व्यक्ति को चुनने के लिए नहीं होती है, अपनी राय रखने के लिए होती है किसी मुद्दे पर, है ना। जैसे मान लो इन जम्मू एंड कश्मीर देर आर लॉट ऑफ टाइम द रेफरेंडम हैज डन बाय द यूएसए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बहुत बार रेफरेंडम हुआ है। दे आर आस्क्ड वेदर दे वांट टू स्टे इन इंडिया और इन पाकिस्तान, उनसे पूछा कि वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो दिस इज द प्लेबिसाइड, ये प्लेबिसाइड है, वो उनसे राय मांगी गई थी। वेयर डिड द डांडी मार्च स्टार्ट, डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? डांडी मार्च स्टार्टेड ऑन 12 नहीं, वेयर कहाँ से शुरू हुआ? डांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम द साबरमती आश्रम। डांडी मार्च वो स्टार्टेड है फ्रॉम ए साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात, अलॉन्ग विद द 240 फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी के 240 फॉलोअर्स थे, उनके साथ दांडी मार्च शुरू हुआ। एंड वेन इट वॉज स्टार्टेड 12 मार्च 1930 को इट वॉज स्टार्टेड, 12 मार्च 1930 को इसको शुरू किया गया था। एंड वोट इज द ऑब्जेक्टिव, द पर्पज ऑफ द दांडी मार्च इज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ टैक्स, सॉल्ट पर जो कानून पर जो नमक टैक्स था उसको ब्रेक करना। एंड दे रीच्ड देयर आफ्टर 24 डेज, 24 दिनों बाद वहाँ पर वो पहुँचे थे। ओके, एंड ऑन द 6th ऑफ अप्रैल ऑन रीचिंग देयर गांधी मेक ए सॉल्ट पिंच ऑफ सॉल्ट, मुट्ठी भर नमक बनाया। एंड ब्रोक द साल्ट लॉ को उसने ब्रेक किया। एंड लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसने लॉन्च किया। वॉट डू यू मीन बाई द ब्रिटन वुड सिस्टम? ब्रिटन वुड सिस्टम का तुमसे क्या मतलब? देखो, ब्रिटन वुड सिस्टम क्या है? ब्रिटन वुड सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ पेमेंट थ्रू द डॉलर्स। ब्रिटन वुड्स इज ए इकोनॉमिस्ट फ्रॉम अमेरिका, and he started a system that allows the पे थ्रू डॉलर्स, केवल डॉलर्स के माध्यम से पेमेंट होगा। एंड इट इज ऑल्सो दैट all and it is also defined that all currencies are calculated in relation to the dollars। सभी अन्य जो करेंसीज है वो डॉलर की रिलेशन में उसको कंपेयर किया जाएगा। डॉलर बिकेम द इंटरनेशनल करेंसी, डॉलर है वो इंटरनेशनल करेंसी बना दिया गया था, अमेरिकन डॉलर को विशेष रूप से। सो ये ब्रिटन वुड्स सिस्टम था जिसमें पेमेंट है सिर्फ डॉलर्स के माध्यम से ही स्वीकार किया गया। थ्रू विच टू पोर्ट्स इंडिया वॉज ट्रेड कंडक्टेड विद फॉरेन कंट्रीज। कौन से दो पोर्ट्स में विदेश से ट्रेड किया जाता है? देयर आर टोटल 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ देम मुंबई इज द एंशियंट पोर्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। सेकेंड इज द कांडला पोर्ट इन गुजरात, कांडला पोर्ट। And third is the Mangalore which is in Bangalore, and fourth is the Cochin airport, and fifth is one more is also that is major, we can say the major port, that is the JNPT, Jawaharlal Nehru port। ठीक है, दीज आर द 4 और 5 मेजर पोर्ट्स। 2 मेजर आर द बॉम्बे एंड कांडला पोर्ट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब होता है द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, कि डेवलपमेंट हो विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, विदाउट
हार्मिंग बिना हार्म किए द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को बिना हार्म किए, एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जेनरेशन, फ्यूचर जेनरेशन की आवश्यकता है उनसे भी बिना कॉम्प्रोमाइज किए जो डेवलपमेंट हो वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जेनरेशन, यानी बिना कोई हानि पहुंचाए जो डेवलपमेंट हो, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज ए कॉन्सेप्ट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज ए कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्वेज किसको इन्वॉल्व करता है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द लोकल कम्युनिटीज, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना इसका मुख्य उद्देश्य। जॉइंट फॉरेस्ट लोकल कम्युनिटीज को, डबल एम है, कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना। वह किस लिए, टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज फॉरेस्ट, टू प्रोटेक्ट करना एंड मैनेज करना द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मैनेज करने के लिए लोकल कम्युनिटीज़ को शामिल करना का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉइंट फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। वो टाइप ऑफ क्रॉप इज जूट, जूट इज ए फाइबर क्रॉप, जूट है वो एक प्रकार की फाइबर क्रॉप होती है, ठीक है। विच टू कम्युनिटीज आर इन कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, देयर आर टू कम्युनिटीज इन श्रीलंका, वन इज द सिहलीज, सिहलाज कम्युनिटी, large community which is the 74% in Sri Lanka, and other is the Tamil, Tamil is the ethnic Tamil जो main Sri Lankan है, and also the Indian Tamils, they are the 18% of the total population, and because of the these communities are constantly in conflict in Sri Lanka, constantly वो लड़ाई में रहती है, and civil war, most of the time there is the civil war because of the unrest इन बिटवीन दीज कम्युनिटीज़, इन दोनों कम्युनिटी अनरेस्ट होने की वजह से हमेशा सिविल वॉर की स्थिति रहती है श्रीलंका में। एंड द रीजन इज द लैंग्वेज, सेलाज लैंग्वेज एंड तमिल लैंग्वेज, है ना। वोट इज कॉल्ड अलायंस, अलायंस इज ए बॉन्ड एग्रीमेंट, अलायंस एक प्रकार का बॉन्ड होता है, एग्रीमेंट होता है फॉर द टू कंट्रीज, टू फैमिलीज, टू कम्युनिटीज, दो देशों के बीच में, दो गाँवों के बीच में या परिवारों के बीच में जो बॉन्ड और एग्रीमेंट होता है वो अलायंस होता है। अलायंस इज ए बॉन्ड एंड एग्रीमेंट बिटवीन टू एंड मोर नेशंस एंड कंट्रीज। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन डिस्क्राइब्स द ग्रोविंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक कल्चर्स एंड populations brought about cross border trade in a goods and services technology. Globalization is a major term, globalization ग्लोबलाइजेशन इज ए इंटरकनेक्टेडनेस, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इंटरकनेक्टेडनेस होता है से बिटवीन अमंग, इंटरकनेक्टेडनेस अमंग कह दो, अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड या डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अलग अलग देशों के बीच जो इंटरकनेक्टेडनेस है, आपस में जो जुड़ाव है वो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। वोट आर द थ्री मेथड्स ऑफ कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज, देशों को कंपेयर, अच्छा एक और रह गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 2019, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ इट, द पर्पज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
is to protect the interest of the consumers. To protect the interests of the consumers. कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना। भी कंज्यूमर का इंटरेक्शन जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, उसके साथ अन्याय नहीं हो। कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, कस्टमर्स, सेकेंड, थ्रू दिस एक्ट गवर्नमेंट ऑल्सो स्टेबलाइजेज काउंसिल्स एंड अथॉरिटीज। गवर्नमेंट ने स्टेबलाइज भी की थी, स्टेबलाइज्ड, क्या स्टेबलाइज की? काउंसिल्स, परिषद स्टेबलाइज की, एंड अथॉरिटीज स्टेबलाइज की थी। किस लिए? टू सेटलमेंट, फॉर द सेटलमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स डिस्प्यूट्स। कंज्यूमर डिस्प्यूट के लिए अथॉरिटीज़ भी स्थापित की हुई है, उसने कई परिषदें स्थापित की हुई, कंज्यूमर्स के जो डिस्प्यूट्स है, झगड़े हैं, वो समाप्त हो। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। दो देशों के बीच तुलना, व्हाट आर द थ्री मेथड्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज। कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन के तीन मेथड्स है। हाउ आर द कंट्रीज आर कंपेयर्ड? लिसन, द फर्स्ट मेथड इज द इकोनॉमी। कंट्रीज आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के आधार पर कंट्री कंपेरिजन होती है, लाइक डेवलप्ड कंट्रीज। कौन कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज है? डेवलप्ड। सेकंड, अंडर डेवलप्ड। कई अंडर डेवलप्ड होती है, एंड सम वंस आर अनडेवलप्ड। कई कंट्रीज होती है वो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं होती है, अनडेवलप्ड कंट्रीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। सेकंड, इन्वायरमेंट। ऑन द इन्वायरमेंट, बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट वी कंपेयर द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट। कल्चर एंड सोसाइटी के आधार पर भी देशों का कंपैरिजन होता है। तो देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग द कंट्रीज। कंट्रीज को कंपेयर कई मेथड्स हैं। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री सेक्टर्स। थ्री सेक्टर्स के बीच में कौन कौन से डिफरेंस है? फर्स्ट सेक्टर इज द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर includes those activities which are concerning with the farming and एनिमल हस्बेंड्री। फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित जो एक्टिविटीज होती है वो प्राइमरी होती है। सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व्स द मैन्युफैक्चरिंग। इट इन्वॉल्व्स द मैन्युफैक्चरिंग। That is the secondary. Manufacturing means the raw materials come from the primary sector. By the agriculture and animal husbandry, raw materials come to the industries and companies, and they manufacture that raw material. And third is the service sector या tertiary sector. Service sector. Service sector includes like बिजनेस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, दीज आर द सर्विस, कम्युनिकेशन, ये सर्विस सेक्टर है। तो दीज आर द थ्री मेन सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशियरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी का फंक्शन क्या है? भाई रुपयों का मेन कार्य क्या है? वन ऑफ द मेन एक्शन ऑफ मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुख्य जो रुपयों का काम है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वॉट एवर यू वांट टू टेक, जो भी आप लेना चाहते हो, कोई भी चीज़ जैसे अनाज लेना चाहते हो, तो उसके बदले में आपको एक्सचेंज के लिए क्या होना चाहिए? रुपये होने चाहिए। रुपये इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड इज द स्टेट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। यू कैन स्टोर द मनी फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए आप स्टोर कर सकते हो, उसकी वैल्यू रहती है। ओके, मनी कैन बी स्टोर्ड। थर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट टाइम्स, यानी रुपयों का एक स्टैंडर्ड है, वैल्यू होती है। इस टाइम में अलग है, अगर आगे के टाइम अलग है, तो ये एक स्टैंडर्ड है बिजनेस का और का। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ये दो इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है मनी के। वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बेनिफिट क्या है? भाई फॉरेन ट्रेड करते हैं तो उसका फर्स्ट
बेनिफिट होते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट। विच आवर कंट्री इज गोइंग टू डू द फॉरेन ट्रेड? फर्स्ट थिंग इज दैट टू अर्निंग द मनी, पहली चीज होती है रुपये कमाना। सो इकोनॉमिक बेनिफिट, वॉट एवर द कंट्रीज और द कंपनीज इज गोइंग फॉर द फॉरेन ट्रेड, दे अर्न द मनी, दे कीप इन माइंड द इकोनॉमिक wealth. Second, what is that? Second, access to new market. New market. Whatever the investment is done in foreign countries, they found the new market. And third is the employment. फॉरेन ट्रेड इंक्रीज योर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है, रोजगार को बढ़ाता है, ठीक है। फोर्थ, करेंसी इज एक्सचेंज्ड। इफ यू आर डूइंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू एक्सचेंज द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। तो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के मेन बिजनेस यही है। पहला इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, फाइंड ए न्यू मार्केट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एंड करेंसी, और उसकी करेंसी मिलती है। प्राइसेस लोअर हो जाती है, इससे कीमत कम होती है ना। किनकी सामान की भी आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो तो जो वहाँ जो सामान महंगा मिल रहा है, आपकी कंपनी आप अच्छे दे रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की जो यूनिफिकेशन है उसको बताना आपको संक्षेप में। देखो, जर्मनी यूनिफिकेशन टेक प्लेस बाय द पर्सिया एंड इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क। जर्मनी का यूनिफिकेशन है वो किसके द्वारा लिया गया था? पर्सिया, और उसका जो चीफ मिनिस्टर था पर्सिया का, ओटो वन बिस्मार्क, उसके द्वारा लिया गया था, ठीक है। एंड वॉट डिड दे फॉर 3 वॉर्स अगेंस्ट डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। इन्होंने बिस्मार्क के नेतृत्व में 3 युद्ध लड़े गए थे। किन किन युद्ध में? डेनमार्क और किसके विरुद्ध है? ऑस्ट्रिया या, एंड थर्ड इज द फ्रांस। एंड इन 3 वॉर्स दे कम एज ए विक्टोरियस, और तीनों युद्धों में वो जीते थे। एंड दे यूनिफाइड द जर्मनी एज ए सेपरेट कंट्री। जर्मनी को एक स्टेट नेशन के रूप में, एक कंट्री के रूप में उन्होंने बनाया। विच इज द, आई शैल रिमूव लिटिल बिट। जर्मनी की यूनिफिकेशन बिस्मार्क का बहुत बड़ा रोल था, जो प्रशिया का उस टाइम में सीएम था, चीफ मिनिस्टर था, और उसके नेतृत्व में 3 युद्ध लड़े गए थे। इन तीनों युद्धों में उन्होंने जीत हासिल की। और जर्मनी यूनिफिकेशन 1848 से 1871 के बीच में ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिविल डिसओबीडियंस? सविनय अवज्ञा सिविल, नॉन कलर नहीं है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, लेड बाय महात्मा गांधी, ओके, इन 1930। What is the situation I am going to tell as a story? Mahatma Gandhi put 12 demands to the Governor General Irwin. At that time, the Governor General of India was a Irwin. So Mahatma Gandhi put 12 demands in front of the Irwin, and one of it was the salt tax. Salt was the common thing that is manufactured in India, but English people imposed heavy tax on the salt. So in these 12 demands, Gandhi demanded to remove the salt tax. But Irwin, none of these demands were accepted by Irwin. So Gandhi started the Dandi March in 1930 along with 240 followers, and they reached the Arabian Sea and made a salt, manufactured a salt and broke the salt tax law. नमक का जो टैक्स लॉ था वो ब्रोक कर दिया। अलोंग दैट, इसके साथ ही लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ही अपील्ड द पीपल दैट दे शेल नॉट ओबे द गवर्नमेंट लॉज, कि गवर्नमेंट किसी भी लॉज का वो फॉलो नहीं करे। ही अपील्ड द सर्वेंट्स एंड पुलिस डॉक्टर्स, लॉयर्स टू लीव द गवर्नमेंट ऑफिसेज, कि गवर्नमेंट ऑफिसेज छोड़ दे। दे बाइकआउट द फॉरेन गुड्स एंड
you know, boycott the foreign goods and demanded for the स्वदेशी का उन्होंने प्रचार किया और फॉरेन गुड्स को बाइकाटे किया। तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, वो गांधी ने शुरू किया था। ओके, वोट वॉज द रेंडर पेस्ट एंड वोट वर इफेक्ट इन अफ्रीका। रेंडर पेस्ट वॉज एन केटल डिजीज, इट वॉज एन केटल डिजीज, हाईली कंटांजियस केटल डिजीज था, ये वायरल डिजीज था, केटल डिजीज, हाईली कंटाजियस यानी इट इज़ वेरी हाईली वायरल डिजीज, इट स्प्रेड वेरी क्विकली। ओके, इट हैड डिवास्टिंग इफेक्ट ऑन साउथ अफ्रीका, इसका बहुत ही हानिकारक इफेक्ट हुआ था, डिवास्टिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन साउथ अफ्रीका। ओके, व्हेन द पीपल ऑफ यूरोप केम टू इन साउथ अफ्रीका दे ब्रोड दैट डिजीज ऑन द लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की जमीन पर उन्होंने ले गए थे। एंड व्हाट वाज द इफेक्ट इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में लॉट ऑफ एनिमल्स डाइड, lots of animal died, 90% animals are died because the render pest at the time. Okay, and second thing that social impact, it has impacted socially, a lot of social impact. The third is the European supremacy, European dominance was stabilized, European dominance was stabilized, dominance in South Africa. So these are the main impacts of rinderpest in South Africa. What do you understand by the guilds? Guilds are the organizations and the groups of the artisans and businessmen. Guild is the groups, organizations of artisans. Artisans के ये organizations थे guild। दे हैव द म्यूचुअल इंटरेस्ट, जिनका एक जैसा इंटरेस्ट था, उनका जो ग्रुप था वो क्या था, गिल्ड्स थे। गिल्ड्स आर द एसोसिएशन ऑफ द आर्टिसन और मर्चेंट्स हु ओवरसीज द प्रैक्टिस ऑफ देयर क्राफ्ट और ट्रेड इन द पर्टिकुलर एरिया, विशेष एरिया में उनके ट्रेड और जो प्रैक्टिस है उनको वो देखते थे, ठीक है। एंड वोट आर द देयर फंक्शंस, उनका मेन फंक्शन क्या था, सेटिंग, उनका मेन फंक्शन था रेगुलेटिंग ट्रेड। फर्स्ट इज द रेगुलेटिंग ट्रेड, ट्रेड को रेगुलेट करना, दे वॉन्ट टू रेगुलेट द ट्रेड, ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग स्टैंडर्ड्स, और स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे, रूल सेट कर रहे थे, सो दैट कस्टमर शेल नॉट बी ड्यूप्ड। स्टैंडर्ड वो सेट कर रहे थे, अपने जो एसोसिएशन या ग्रुप के जो नियम थे वो सेट कर रहे थे। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, and they are providing services, these groups main objective of these groups providing services provide करना, ठीक है। एंड फोर्थ इज द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, किसके, गिल्ड्स के। गिल्ड्स आर द ग्रुप ऑफ आर्टिसंस, मेन आर्टिसंस के ग्रुप थे जिनका मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रेड को रेगुलेट करना, स्टैंडर्ड सेट करने, सर्विस प्रोवाइड करना, है ना, ये चीज़ें थी मेन। मेंस इन द 4 मेजर्स टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम डिग्रेडेशन, सॉइल्स की डिग्रेडेशन है, सॉइल को बंजर होने से बचाने के लिए 3 उद्देश्य। फर्स्ट इज द क्रॉप रोटेशन, फसलों की वो रोटेशन होने चाहिए, यानी नेवर वन टाइप ऑफ क्रॉप सेल बी सोवन, देयर इज द रोटेशन ऑफ द क्रॉपिंग, रोटेशन से क्रॉप है वो सोविंग होनी चाहिए, ओके। और सेकेंड इज द टेरेसिंग, देयर शुड बी टेरेसिंग ऑन द लैंड, इट इज द कंसर्निंग विद द ऑन द माउंटेन्स एंड हाई हिल एरियाज, जो माउंटेन हाई हिल एरियाज है उनके लिए कंसर्निंग है, बिकॉज इन देयर वाज वाटर वाज फ्लोड अवे, सो उसको बचाने के लिए देयर वाज द टेरेसिंग होती है ताकि पानी बहकर सीधा न जाए, ओके। कॉन्ट्योर कल्टीवेशन, cultivation also in on the slopes, they are they na just like steps like cultivation, so that the water shall be, main objective of the cultivation, the water shall not be flow away,
it shall be rooted, it shall be स्टॉप्ड, ताकि पानी है वो रुके। इसके लिए क्वांटिटी और कल्टीवेशन की जाती है। फोर्थ इज द मल्चिंग। मल्चिंग इज ए टाइप ऑफ क्रॉपिंग इन विच the roots and the parts of the crop were left on the ground। जो फसल के जो पार्ट्स हैं वो ग्राउंड पे, और वेस्टेज है वो ग्राउंड में रख दिए जाते हैं, सो दैट देयर इज देन फर्टिलाइजेशन एंड द ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सेल भी इंक्रीज इन द सॉइल। मिट्टी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन है वो बढ़े, इसलिए मल्चिंग की जाती है। So there are lot of ways by which we can save the soil from a degradation। crop rotation, terracing, contour cultivation, mulching, ये important है जो आपकी बुक में भी है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, फॉरेस्ट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में द फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज द रिजर्व्ड फॉरेस्ट। Reserved forest, reserved forests are those forests over which the government has the direct control, जिस पर द गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है। एंड नो टाइप ऑफ हंटिंग, ग्रेजिंग एंड कटिंग ऑफ वुड्स इज अलाउड इन दीज एरियाज। उन एरियाज में किसी भी प्रकार की कटिंग और कुछ नहीं किया जाता है, सीधा डायरेक्ट सरकार के कंट्रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में होता है। सेकेंड इज द रिजर्व्ड प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज, 2 एरियाज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज, 2 एरियाज और विच देयर इज द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, बट द लोकल कम्युनिटीज आर अलाउड फॉर ग्रेजिंग एंड कटिंग वुड से। लोकल कम्युनिटीज को ग्रेजिंग के लिए और वुड कटिंग के लिए अलाउ किया जाता है। थर्ड इज द अनक्लासिफाइड एरियाज। अनक्लासिफाइड एरियाज आर दोज एरियाज इन विच देयर इज नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, दे आर द अनक्लासिफाइड। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड। वॉट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग द कलेक्शन ऑफ द रेन टू फ्लो, टू सेव द वाटर फ्रॉम फ्लो अवे, to मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्ट टू कंट्रोल द सरप्लस वाटर ऑन द लैंड। जमीन पर जो सरप्लस वाटर है उसको कंट्रोल करना, टू स्टोर देम ऑन द इन द टैंक्स, ओके, एंड कंट्रोल स्टोर द वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप से वाटर को सेव करना। दैट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेव द वाटर एंड कीप द वाटर सेफ, ओके। सो वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स टू सेफ है वाटर, कंट्रोल वाटर, टू फ्लो अवे, बहने से पानी को बचाना और वाटर को स्टोर करना, दैट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके। एंड व्हाट आर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेन वाटर रिड्यूसिंग वाटर डिमांड। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव इज द देयर इज द लार्ज डिमांड ऑफ वाटर, सो रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ वाटर, पानी की डिमांड को कम करना, डिमांड ऑफ ए water, main objective of the rainwater harvesting. Second is the reducing flooding. If you are store the water, the flood automatically reduced, reducing flood को reduce करना, बाढ़ को कम करना। If you store the water, excessive water, surplus water on the land, automatically there will be no flood, okay. Reducing soil erosion, if surplus water is stored, then there is no soil erosion means cutting of the soil by flow of the water। पानी के फ्लो से जो पानी मिट्टी का कटाव होता है उससे बचाने का होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड फोर्थ इज द रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। अभी पानी रोकोगे तो अंडरग्राउंड वाटर क्या होगा? रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर,
अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। डिफरेंस बिटवीन रब्बी एंड खरीफ क्रॉप्स, रब्बी और खरीफ क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है? देखो, रब्बी क्रॉप इज सोवन इन सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर या सितंबर यहाँ बोई जाती है। एंड इट इज़ कट इन फरवरी मार्च, फरवरी मार्च में ये कट कर दी जाती है। ओके। एंड खरीफ इज सोवन इन जून जुलाई, जून और जुलाई, और इट इज़ कट इन सितंबर सितंबर के लगभग। ओके। जून जुलाई एंड सितंबर कट कर दी जाती है। ओके। रब्बी क्रॉप्स, मेन रब्बी क्रॉप्स आर व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम, दीज आर द मेन रब्बी क्रॉप। खरीफ क्रॉप बाजरा, गंवार, ग्राउंडनट, these are the main kharif crops. Okay. Rabi crops is sown during the summer and Rabi crops is during the winter, and kharif crops is grown during the monsoon season. Monsoon season के दौरान खरीफ होती है। रबी is done mostly in India, Rabi is on the irrigation system, and kharif is depends on the monsoon. Explain with example what is meant by gender inequality. Gender inequality means there is the discrimination on the basis of the gender. जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर इनइक्वालिटी होती है। डिस्क्रिमिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन बेसिस ऑफ ए जेंडर, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना। स्पेशली द गर्ल चाइल्ड एंड मेल फीमेल्स वर डिस्क्रिमिनेटेड है, मेल है फीमेल चाइल्ड है उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मेन होता है डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड, जेंडर बाइज्ड वायलेंस इन होम्स, घरों में क्या होता है? जेंडर बाइज्ड वायलेंस होता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस इन होम्स। एंड थर्ड इज द अनपेड वर्क, lot of time the female were did the work and they don't have to be paid, because they are the household chores, household work is done by the females and they are not paid for it, उसके लिए उसको पे भी नहीं किया जाता। so are they are discriminated economically, they are discriminated because main economic discrimination economically, because they are low paid in factories companies क्या होती है? लो पेड होती है। एंड पॉलिटिकली दे आर डिस्क्रिमिनेटेड फीमेल, पॉलिटिकली मीन्स दे आर नॉट गिवन, समटाइम्स दे आर नॉट गिवन द पॉलिटिकल राइट्स लाइक वोटिंग एंड गेटिंग इलेक्टेड। ऑन बेसिस ऑफ एजुकेशन, समटाइम्स द फैमिलीज discriminate the girl children, they don't send the girls to the schools, they don't provide the opportunity to educate the girl child. So there are a lot of difference discrimination on the basis of the gender in India and outside India. Explain how recognition is given to the national and state parties. Registered parties can be recognized party by the election commission of India. रजिस्टर्ड पार्टी है वो रिकोगनाइज पार्टी हो सकती है। देयर आर सर्टेन क्रिटेरियाज होते हैं, उस क्रिटेरियाज के बाद में वो एक रिकोगनाइज पार्टी हो सकती है, नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी में आ सकती है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के बाद वो नेशनल और स्टेट पार्टी के रूप में रिकोगनाइज की जा सकती है। बट देयर आर क्रिटेरिया, कुछ क्रिटेरियाज होते हैं। व्हाट आर द क्रिटेरियाज? द नंबर वन फॉर द नेशनल पार्टी, नंबर वन नेशनल पार्टी शैल विन द 11 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 11 सीट जीतनी है। एटलीस्ट इन 3 स्टेट्स, कम से कम कितने स्टेट्स में? 3 स्टेट्स में। यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 11 सीट जीती है लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में, तो ही सेल बी ए नेशनल पार्टी, इट सेल बी ए नेशनल पार्टी, वो नेशनल पार्टी होगी। सेकंड कंडीशन, सेकंड क्राइटेरिया ये है कि वो 4 लोकसभा सीट जीते और 6% वोट्स इन द 4 स्टेट से 4 सीट जीते
लोकसभा चुनाव में, ठीक है, या 6% वोट्स वो प्राप्त करे, 6% वोट्स इन 4 स्टेट्स, 4 राज्यों में, 4 राज्यों में वो 6% वोट भी प्राप्त करे। दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया फॉर ए नेशनल पार्टी। सेकेंड दिस इज द स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी के लिए क्राइटेरिया ये कि 6% वोट हो इन असेंबली इलेक्शंस, राज्य में 6% वोट्स वो पार्टी प्राप्त करे टोटल वोट्स का असेंबली इलेक्शंस में, या फिर दूसरा 6% वोट प्राप्त करे किसमें, लोकसभा के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में वो 6% वोट प्राप्त करे और एक सीट भी जीते, 1 सीट इन लोकसभा, तो वो क्या आ सकती है, स्टेट पार्टी के दर्जे में आ सकती है। तो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर द स्टेट नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टीज, ठीक है। तो जो ये क्राइटेरिया को क्रैश करती है वो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी हो सकती है, ठीक है। हाँ, आगे देखो बड़े क्वेश्चंस जो हम पढ़ाने जा रहे हैं अभी। What are the bigger questions? Tell measures for the soil conservation. सोइल कंजर्वेशन की अभी हम बात कर रहे थे। देयर आर लॉट ऑफ मेजर्स फॉर द सोइल कंजर्वेशन। फर्स्ट इज द क्रॉप रोटेशन, फर्स्ट इज द क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, एंड सेकेंड इज द स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, सीढ़ीदार खेती। थर्ड इज द कॉन्ट्योर कल्टीवेशन, कॉन्ट्योर कल्टीवेशन, कॉन्ट्योर कल्टीवेशन। फोर्थ कॉन्ट्योर कल्टीवेशन इज डन ऑन यू नो टू सेव द वाटर, वाटर सेव करना। जब बेटा अभी आया 2 मिनट, दूजा अभी जा, अभी जा, मैं आया, पढ़ा रहा हूँ 2 मिनट को, अभी आया, अभी आया, बस आया अभी। Contour cultivation. Third is the terracing. Terracing is done on terracing is done on the mountainous regions. जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर टेरेसिंग की जाती है पानी के फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है। एंड फिफ्थ इज द मल्चिंग। मल्चिंग इज डन दैट ए लॉट ऑफ जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको जमीन पर ही छोड़ा जाता है, सो दैट द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सेल इंक्रीज इन द सोइल। सोइल में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बढ़े, इसके लिए जो वेस्टेज होते हैं वो छोड़े जाते हैं। तो देखो क्रॉप रोटेशन हो, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो, कॉन्ट्योर कल्टीवेशन हो, टेरेसिंग हो, मल्चिंग हो, ठीक है। तो दीज आर द मेन रीजन से मेन मीजर्स टू फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मेन रीजन, मेन ये मीजर्स है, उपाय है। एक्सप्लेन द डिफरेंस फेडरल एंड यूनिटरी, फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नेंस। फेडरल और यूनिटरी गवर्नेंस है उसको एक्सप्लेन करना है। देखो फेडरल गवर्नेंस बिलीव्स इन द पावर शेयरिंग। फेडरल गवर्नमेंट है वो पावर शेयरिंग में बिलीव करती है। पावर इज शेयर्ड अमंग द यूनियन एंड स्टेट्स, सेंटर और स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर शेयर किया जाता है, सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर और स्टेट के पावर को शेयर में बिलीव करता है फेडरल। फेडरल गवर्नमेंट पावर शेयर होती है, जबकि जो यूनिटरी गवर्नेंस है उसमें पावर इज कंट्रोल्ड बाय वन हैंड। यूनिटरी जो गवर्नेंस है उसमें पावर है वो सिर्फ सेंटर में कंट्रोल होती है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में पावर है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में पावर है वो ऊपर के लेवल पर किसमें असेंबली में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में डिवाइड हो जाती है। एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव असेंबली और जुडिशरी में पावर डिवाइड हो जाती है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट द पावर इज सेंट्रल्ड ऑन इन वन हैंड से। एक या तो में पावर सेंटर होती है, एक जगह केंद्रित होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट पावर को शेयर किया जाता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट पावर को सेंट्रल किया जाता है, यूनाइटेड किया जाता है, एक जगह किया जाता है। फेडरल गवर्नमेंट इज मोर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट होती है ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज पावर शेयरिंग होती है।
जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं होती, ऑटोक्रेटिक होती है ना। फेडरल गवर्नमेंट और सोशलिस्ट होती है। ही बिलीव्स इन डिस्ट्रीब्यूशन द रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करती है। यूनिटरी गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव नहीं करती है, वो पावर रिसोर्सेज उनको केंद्रीकरण में बिलीव करती है। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब होता है सीधा यूनियन, बहुत से राज्यों का यूनियन होता है, वो फेडरल होता है। और यूनिटरी का मतलब पूरी पावर है, वो एक जगह कोई स्टेट्स वगैरह में पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गया। फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं वो बताने हैं। देखो मेन फीचर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटिक। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है। देयर इज द डेमोक्रेटिक रूल इन इंडिया। द पीपल हैज गिवन द लास्ट पावर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लोगों के पास पावर दी गई है, दैट इज द डेमोक्रेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटिक। सेकेंड इज द सोशलिस्टिक। Socialistic. Indian government was socialistic because the resources of production was not for a one person. The resources were divided among the whole society for the whole country. डेवलपमेंट के या जो प्रोडक्शन के सोर्स हैं वो पूरे समाज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सेक्युलर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ए सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स द स्टेट हैज नो रिलीजन एंड द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इज फ्री टू एक्सेप्ट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। जो भारत के नागरिक किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस में कर सकते हैं, दैट इज द सेक्युलर। सोवेरियन। सोवेरियन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवेरियन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन पावर एंड इट्स लॉज आर ओबेड बाय द कंट्री, दैट इज द सोवेरियन स्टेट्स। एंड ऑल्सो Republic. Republic means the head of the India president is not directly elected by the people. भारत का जो हेड है वो सीधा पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं। दे और ही वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। सेकेंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट है वो हर प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है टू द पीपल, लोगों के प्रति। द राइट्स वर प्रिजर्व्ड। लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो प्रिजर्व किए गए हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिटरी जुडिशरी, और जो जुडिशरी है वो यूनिटरी है या फ्री जुडिशरी। जुडिशियरी, न्यायपालिका स्वतंत्र है भारत में। सो दीज आर द मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर फीचर्स हैं, ठीक है। अब ये आपको मैप में लगाना है। हीराकुंड डैम ये उड़ीसा में, बाखड़ा नागड़ पंजाब में है, टिहरी डैम ये पता नहीं राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में है। तो ये आपको मार्क करना है इन मैप में। राजस्थान का मैप जानते हो, हरियाणा राजस्थान जैसे ऊपर है हीराकुंड, ये उड़ीसा में है ना। या फिर लुधियाना, लुधियाना को अब इसके अलावा लुधियाना को मैप करना तो लुधियाना हरियाणा में है। मैसूर, मैसूर साउथ इंडिया में कर्नाटका में है। सूरत गुजरात में जो राजस्थान के ठीक नीचे है। जलगांव, ये जलगांव उड़ीसा में कहाँ है, ठीक है। तो ये आपको मार्क करना है। What do you understand by unemployment and underemployment? Unemployment means the people who have the abilities and they are qualified for the job, but they don't have any job to do. कोई जॉब नहीं है लोगों के पास, वो क्वालिफाइड है, स्किलफुल है, बट दे डोंट हैव एनी जॉब, उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयड मीन्स द पीपल हु आर the well qualified but they can't do the job as their qualifications are। जितनी उनकी क्वालिफिकेशंस है उसके अनुसार वो जॉब नहीं कर पाते, they are the under employment। suppose that you are well qualified, you are the BTech engineer, your qualification says you are the engineer but you can't do the work of engineer, engineer काम नहीं कर पा रहे हो आप, they are the under employment। So most of the Indian population was under
employment because they have the degrees and everything, they have the qualifications, but they can't do the skillful work as their degrees are. जैसी डिग्रीज है उसके अनुसार वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं. वोट आर द सजेशंस टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में अब क्या सजेशन दोगे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के? फर्स्ट थिंग इज द इम्प्रूव एजुकेशन एंड हेल्थ. एजुकेशन शैल बी मोर प्रोडक्टिव एंड हेल्थ शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरी सिटीजन्स. एजुकेशन और हेल्थ के रूप में यदि हम इन्वेस्ट करें तो लोग हैं वो मोर एम्प्लॉयड होंगे, ज़्यादा स्किलफुल होंगे, ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे. तो ज़्यादा क्वालिफाइड स्किलफुल हैं वो रोज़गार को बढ़ावा देंगे. ठीक है. वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग होनी चाहिए. वोकेशनल वोकेशन वोकेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग टू द यूथ्स. टेक्निकल ट्रेनिंग, यूथ को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए. थर्ड, एमएसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्रेन्योर्स है, एंटरप्रेन्योर्स जो व्यवसाय के छोटे और मध्यम व्यवसायी, उनको बढ़ावा देना चाहिए. ठीक है. स्ट्रेंथन द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया देना चाहिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ावा देना चाहिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उसको अपने को क्या करना है? बढ़ावा. इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जानी चाहिए. तो दीज आर द मेन सजेशंस टू इम्प्रूव द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. एक्सप्लेन 3 गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 3 गोल्स कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले तो है इंक्रीज द इनकम कैपिटल्स, इनकम को इंक्रीज करना. सेकंड, जॉब्स आर प्रोवाइडेड, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए. क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमी बढ़ानी है तो लाइफ की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी. तो दीज आर द इकोनॉमिक गोल्स. इकोनॉमिक गोल होना चाहिए. क्वालिटी ऑफ ए लाइफ, लाइफ क्वालिटी दें, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होनी चाहिए. रीजन फॉर अपोजिट टू मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, यानी मल्टीपर्पज जो रिवर प्रोजेक्ट है टू कनेक्ट द रिवर्स विद ईच अदर एंड प्रोवाइड कैनल्स एंड फॉर इरीगेशन एंड सप्लाइंग वाटर. जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है उसके लिए बहुत फ़ायदे होते हैं, बट देयर आर सम अपोजिशंस, कुछ अपोजिशन भी इसके हैं जो अपने को मेंशन कर. क्या क्या इसके अपोजिशन है? फर्स्ट इम्पैक्ट, फर्स्ट अपोजिशन इज द एनवायरमेंटल. Environmental means the trees are cut down where the nadi river projects are going on. The trees were cut down and the lot of forests were cleared and natural flow of the river is destroyed. So मेन रीजन अपोजिशन ऑफ द इन्वायरमेंटल, पर्यावरण इसका मेन मुद्दा है कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स है वो बहुत से वनों को नष्ट कर देती है, नदी का जो मेन बहाव है उसको खराब कर देती है. सेकंड इसका है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन. लोकल जो पॉपुलेशन है उसको डिस्प्लेट कर देते हो भी. जहाँ से नदी प्रपल प्रोजेक्ट है, रास्ते में जितने भी गांव और लोग आ रहे हैं उनको वहां से हटा देते हो, डिस्प्लेस कर देते हो. डिसप्लेसमेंट, तो उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है मल्टी रिवर प्रोजेक्ट से. तीसरा, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स. डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, राज्यों के बीच में झगड़ा होता रहता है पानी को लेकर. कई कहते हैं हमें पानी कम मिल रहा है, कई ज़्यादा कर रहा है, तो धीरे धीरे डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड states. So these are the main opposition of the multi-purpose river projects. Cotton cloth industry is the largest industry in India from ancient times, and India is the greatest producer of the cotton
approximately 70% cotton is produced in India, and also the larger exporter. India is also the largest exporter of the world in cotton. Jute is also ancient industry in India, and most of the eastern states produce the jute. It is the fiber crop. ये fiber crop है, ईस्टर्न स्टेट के राज्य इसको प्रोड्यूस करते हैं. बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द जूट. बांग्लादेश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है. ओके, तो जूट इंडस्ट्री. रिसोर्सेज ऑफ मास कम्युनिकेशन, मोबाइल इज वन ऑफ इट. मास कम्युनिकेशन मीन्स मल्टीमीडिया, जनसंचार, and communication is increased by the present time use of the mobile phone. Second is the TV. Third is the radio. Because of the information and communication technology, there is the great revolution in mass communication. Everything and anytime reaches the information. Means of transport means traveling from one place to other place with the use of vehicles के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ट्रांसपोर्ट कहते हैं. देर आर लॉट ऑफ ट्रांसपोर्ट्स. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वन इज द रोड ट्रांसपोर्ट, in which bus, truck, car, everything. Second is the road transport. रोड में भी रोड एंड रेल दोनों कह सकते हो, रोड एंड रेल. सेकेंड इज द एयर ट्रांसपोर्ट, एंड थर्ड इज द वाटर ट्रांसपोर्ट. तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एट दिस टाइम in world transport. So I hope you understand this question paper very easily, and for the future question papers, for the future important question for the English medium students, you can subscribe my channel and be free. Okay, thank you.